हाँ बेटा, वीडियो नंबर 3 सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना बेटा। हमने इससे पहले वीडियो में आई पढ़ा था, वांट ऑफ गुणांक, अनुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अनुसंग गुणधर्म के सैद्धांतिक मानों का अनुपात वांट ऑफ गुणांक आई कहलाता है। अलग अलग तरह के सूत्र मैंने दिए, आपको न्यूमेरिकल भी कराए इससे संबंधित। अब वीडियो नंबर 3 में उसने कहा अनुसंग गुणधर्म जो है वह विलय के मूलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अगर हम अनुसंग गुणधर्म के मानों में वांट ऑफ गुणांक आई को जोड़ दें तो कुछ नए सूत्र हमारे सामने निकल कर आएंगे। हमारे सवाल में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ में 4 अनुसंग गुणधर्म थे। पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सूत्र था डेल पी अपॉन पी नॉट। यह सूत्र था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आती है बात समझ में आपको? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो कि विलय के मूलों के बराबर था, जो राउल्ट का नियम था। राउल्ट का नियम यह भी तो था अवाष्पशील विलय के लिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मूलों के बराबर होता है। तो मैंने इस सूत्र में डॉट करके आई जोड़ दिया। मतलब जो अनुसंग गुणधर्म के सूत्र थे उनमें सब में मैं आई को ऐड कर रहा हूँ, वांट ऑफ गुणांक को जोड़ रहा हूँ। तो ये डेल पी वाष्प दाब अवनमन, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एक्स ए विलय के मोल, आई वांट ऑफ गुणांक। दूसरा था क्वथनांक उन्नयन जिसको डेल टीवी कहा था। क्वथनांक उन्नयन सूत्र था डेल टीवी इक्वल टू केवी डॉट एम। ये सूत्र निकला था। अब मैंने इसमें आई को ऐड कर दिया तो ये एक सूत्र निकल के आया, डेल टीवी इक्वल टू आई केवी डॉट एम। तीसरा जो था वो था हिमांक अवनमन, डेल टी एफ हिमांक अवनमन सूत्र था डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, यानी कि के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक था, एम यानी मोललता थी। इसमें मैंने आई को ऐड कर दिया तो डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ डॉट एम। और चौथा था परासरण दाब, परासरण दाब पाई। तो पाई का सूत्र था सी आर टी जिसको मैंने सामान्य समीकरण कहा था, विलयन का सामान्य समीकरण, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब मैंने इसमें आई को ऐड कर दिया तो आई सी आर टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। जैसे जैसे सवाल होगा वैसे वैसे इनको फिट करते चलेंगे, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब पता चलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको मैंने दिए, सब वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन थे, उनमें मैंने वांट ऑफ गुणांक आई को जोड़कर लिखा है। इस सूत्र को और आगे भी लिख सकते हैं तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में, अब सी का मान तो एन अपॉन वी लिखोगे, फिर एन का मान डब्ल्यू ए एम ए लिखोगे, तो इसमें आगे जोड़ते जाओ जो मैंने आपको पहले करा रखे हैं। फिर एम या मोललता को खोलोगे या मोललता को खोलोगे, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 1000। समझते हो मेरी बात? तो इसको रख रख के आगे सूत्र बढ़ाते चले जाओ। मेन सूत्र तो ये है, एम का मान खोल कर लिख दो, आर सी का मान खोल कर लिख दो। इस तरह से ये सूत्र आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब नया टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। सुनिएगा, 2 चीज़ पढ़ाऊँगा। एक तो वियोजन की मात्रा व आई के बीच संबंध, वियोजन की मात्रा एल्फा और वांट ऑफ गुणांक के बीच संबंध है ना। एक मैं पढ़ाऊंगा संगुणन की मात्रा व आई के बीच संबंध, एल्फा एक ही बात है। तो वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक आई के बीच संबंध, और संगुणन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक आई के बीच संबंध, ये 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं इस टॉपिक को, इसके न्यूमेरिकल, इसके पर न्यूमेरिकल आता है, इसके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछता है हमसे वो, है ना बेटा। तो वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक के बीच संबंध। माना किसी विलयन में किसी विलय पदार्थ के ए मोल घुले हुए हैं, है ना। तो हम कैसे कहेंगे कि ए रिवर्सिबल
माना NB, है ना, माना कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोला हुआ है, माना A विलेय पदार्थ है, उसको मैंने किसी विलायक में घोला है, वो किसी विलयन में घुला हुआ है और घुलकर वो वियोजित होकर NB मोल हमें दे रहा है। ये A मोल पदार्थ था, A कोई पदार्थ है, उसका वियोजन हुआ और वियोजन होने पर उसने विलायक में B मोल में वो चेंज हो गया, उसके N मोल बने B पदार्थ। तो A पदार्थ किसी विलायक में घुलकर वियोजित होने पर NB मोलों में टूट गया, है ना, A कोई पदार्थ था। अब सबसे पहले प्रारंभ में मोलों की संख्या, माना A की प्रारंभ में 1 मोल थी, प्रारंभ में मोलों की संख्या इसकी मान लीजिए 1 मोल थी, ठीक है, और ये टूटा नहीं था। प्रारंभ में शुरू में हमने जब स्टार्ट करा था तो 1 ही मोल थे, उसके 0 मोल थे क्योंकि उसका वियोजन नहीं हुआ, ठीक है। अब T समय पश्चात प्रारंभ में इसके 1 मोल थे, इसके 0 थे क्योंकि वियोजन नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात A पदार्थ के मोल वियोजित हो गए और वियोजित होकर उन्होंने NB मोल बनाए, NB मोल। तो T समय पश्चात मोलों की संख्या, T समय पश्चात कितने मोल थे, माना वो अल्फा वियोजित हो गए, 1 मोल में से अल्फा मोल वियोजित हो गए A पदार्थ के और वियोजित होकर इन्होंने N अल्फा बनाए। कितने बनाए? N अल्फा। ये वियोजित हो गए, वियोजित होकर इन्होंने N अल्फा बनाए। तो T समय पश्चात मोलों की संख्या आपके सामने है, जहां अल्फा वियोजन की मात्रा है, अल्फा वियोजित होके, ठीक है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि वियोजन के बाद मोलों की संख्या, प्रारंभ में इतने थे, इसके 0 थे, T समय पश्चात इसके अल्फा वियोजित हो गए, 1 माइनस अल्फा N अल्फा, ये आपके सामने बने। मैं कहूँ कि वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या के साथ वियोजन के बाद कितने मोल बने, तो वियोजन के बाद मोलों की जो संख्या होती है वो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये वियोजन के बाद मोलों की संख्या है। जो वियोजन, अब आपको पता है कि वियोजन के बाद जो मोल होते हैं वो प्रेक्षित होते हैं, यस और नो बेटा, क्योंकि प्रेक्षित तो तभी प्राप्त होते हैं जब या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए। तो मैं संगुणन तो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो वियोजन पढ़ा रहा हूँ। तो वियोजन के बाद जो मोल होते हैं वो तो प्रेक्षित मोल ही तो होते हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा ये आपके सामने है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस अल्फा मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा, ये माइनस की जगह यहाँ 1, इन दोनों में से कॉमन मैंने क्या ले लिया है, इन दोनों के अंदर से अल्फा कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ तो n बचा प्लस का और यहाँ माइनस का कितना बचा, 1 बचा। तो आपने देखा इसका जो सॉल्यूशन है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा में से अल्फा कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू आई N माइनस 1, N माइनस 1, ठीक है। तो ये आई वियोजन के बाद मोलों की संख्या। अब वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या, वियोजन से पूर्व जो होती है उसको बोलते हैं सैद्धांतिक मोल। सैद्धांतिक वो कितनी थी, 1 थी। ये देखो वियोजन से पूर्व कितने मोल थे, 1 थे। दोबारा समझ लो, माना कोई A पदार्थ है, इसका वियोजन हुआ और वियोजित होकर उसने NB पदार्थों में वो टूट गया। प्रारंभ में मोलों की संख्या 1 ही 1 थी, इसके मोल 0 थे क्योंकि वियोजन नहीं हुआ।
टी समय पश्चात मान लीजिए अल्फा मोल वियोजित हो गए, तो 1 माइनस एल्फा और वियोजित होकर इसके एन अल्फा बने, तो 1 माइनस एल्फा इसके वियोजित होकर एन अल्फा आपके सामने बन गए। ठीक है, अल्फा वियोजन की मात्रा है। वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, कुल मोल वियोजन के बाद, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, इसका खोलकर लिखा तो एल्फा कॉमन आ गया, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1, जिसको हम प्रेक्षित मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षित। वियोजन के बाद, वियोजन के पूर्व कितने मोल थे? वियोजन से पूर्व कितने मोल थे? 1, जिसको अपन बोलते हैं सैद्धांतिक मोल। समझ में आती है आपको? वियोजन से पूर्व कितने मोल थे? 1। अब इसके बाद आगे देखते हैं।